बाकी हनुमा सीजन 2 एपिसोड 16। एपिसोड का नाम है न्यू हॉरिजॉन। तो एपिसोड की शुरुआत हॉस्पिटल से होती है। वहाँ टोकुगावा होता है और प्राइम मिनिस्टर उनका हाल चाल पूछने आते हैं। तो डॉक्टर आता है और बोलता है अभी आप काफी कमजोर हैं, लग रहा है आपको अभी और आराम की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में एक बॉक्सर को रिपोर्टर घेरे हुए होते हैं और बोलते हैं आप आज तक कोई भी फाइट नहीं हारे हैं, तो आज कोई न्यू रिकॉर्ड बनेगा क्या? तो वो बोलता है मेरा फोकस बस सामने वाले को हराने पर होता है, क्योंकि मुझे रिंग में वक्त बर्बाद करना पसंद नहीं है। तो सब पूछते हैं अगला मैच भी आप पहले राउंड में ही जीत जाएंगे? वो बोलता है लगता क्या है, मुझे यकीन है। सब चौंक जाते हैं और फिर वो अपनी प्रैक्टिस करने लगता है। अचानक वो देखता है कि पंचिंग बैग फटा हुआ होता है। कोच बताता है कि ये उसने एक ही पंच में फाड़ दिया। तो वो पूछता है कि कौन है वो? कोच रेत्सु की तरफ इशारा करता है। तो वो बॉक्सर कोच से रेत्सु के साथ लड़ने को बोलता है और रेत्सु भी मान जाता है लड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही वो बॉक्सर इशारा करता है तो रेत्सु बोलता है ये अभी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये सुनकर कोच और सभी लोग घबरा जाते हैं। तो कोच बोलता है पहले हाँ बोलकर तुम मना नहीं कर सकते हो। तो अचानक रेत्सु रिंग में आ जाता है और बोलता है तुम्हें हराने के लिए मेरे हाथ ही काफी हैं। वो बॉक्सर चिल्लाता है और बोलता है जल्दी से इसको ग्लोव्स पहनाओ। सुनता नहीं है कि किसी को। रेत्सु कोच को बोलता है बॉक्सिंग में हाथों का इस्तेमाल होता है, इसलिए वो कुंग फू का हिस्सा है, और वो शुरू करने को बोलता है। लेकिन कोच रेत्सु का स्टांस देखकर डर जाता है और वो बॉक्सर रेत्सु की तरफ पंच मारने की कोशिश करता है। वो जैसे ही अटैक करता है रेत्सु उसे एक ही पंच में चित कर देता है और सब लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। तो वो बॉक्सर बोलता है कि उसका वो मुक्का मुझे दिखा ही नहीं। तो रेत्सु दीवार की तरफ खड़ा होता है और कोच बोलता है कि क्या कर रहे हो? रेत्सु बोलता है प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कोच बोलता है कैसी प्रैक्टिस, और तुम तो यहाँ बॉक्सिंग सीखने आए हो, तो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करो। तो रेत्सु बोलता है अगर मैं सिर्फ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता तो क्या मैं उसे हरा पाता? अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बात मानूं तो पहले ऐसा बॉक्सर भेजिए जो अपनी बॉक्सिंग से मेरी मार्शल आर्ट्स का सामना कर सके, और अगर वो मुझे हरा देता है तो आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। तो वो बॉक्सर आता है और बोलता है कोई सही होने की वजह से नहीं जीतता, जीतने के बाद सही साबित होता है। और वो बोलता है आज तो हम इससे हार चुके हैं, लेकिन तुमने दुनिया के हर एक बॉक्सर को अपने खिलाफ कर लिया है। और नेक्स्ट सीन में बाकी रोड पे खड़ा होता है और ऊपर कात्सुमी अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये मत सोचो मेरा एक हाथ नहीं है, ये सोचो कि मुझे एक हाथ से लड़ने का वरदान मिला है। तभी बाकी भी वहाँ आ जाता है और कात्सुमी बोलता है कि कमरे के सारे दरवाजे तो बंद हैं, तो इसका मतलब तुम खिड़की से घुसे हो। बाकी बोलता है हाँ थोड़ी तकलीफ हुई। कात्सुमी बोलता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। बाकी बोलता है कि तुम कमाल हो कात्सुमी, तुमने अभी अभी एक हाथ खोया है और तुम अब एक नए स्टाइल सीख रहे हो। तो वो बोलता है लड़ना मेरी फितरत है और मेरा ध्यान हाथ पर नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने क्या हासिल किया, और मैं कोई पहला इंसान नहीं हूँ जिसने हाथ खोया है, बल्कि मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे एक हाथ से लड़ने का मौका मिल रहा है, और हो सकता है इसके पीछे भी जरूर कोई वजह हो। तो बाकी बोलता है बाप बड़ा आदमी हो तो बेटे पर जिम्मेदारियां आ ही जाती हैं। और कात्सुमी बोलता है और जब बाप ताकतवर हो तो उससे लड़ने का मजा ही कुछ और है। बाकी बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। कात्सुमी बोलता है सब लोग जानते हैं दोस्त, दुनिया में हर कोई इसी का इंतजार कर रहा है। बाकी बोलता है अब मैं उनसे इतनी नफरत नहीं करता, मैं उनसे लड़ूंगा तो जरूर, बस वजह मत पूछना, और वजह पता भी चल जाएगी तो लड़ाई नहीं रुकेगी। कात्सुमी बोलता है इस लड़ाई में बहुत मजा आने वाला है। तो टोकुगावा अपना एक्सरे की रिपोर्ट देखकर घबरा जाता है और बोलता है ये तो काफी फैल चुका है। तो अगले सीन में बाकी ये सुनकर घबरा जाता है कि रेत्सु बॉक्सिंग कर रहा है, लेकिन क्यों? रेत्सु को कुंग फू की वजह से लोग सी किंग रेत्सु के नाम से जानते हैं। कात्सुमी बताता है कि उन्हें बॉक्सर नहीं बनना, वो रिंग में भी अपने स्टाइल में ही लड़ेंगे। बाकी बोलता है और क्या ये करना उनके लिए आसान होगा? कात्सुमी बोलता है आसान तो नहीं होगा, और एक दूसरे को मुक्का मारने जैसे आसान खेल पिछले 150 सालों से चल सकता है, तो कुंग फू तो फिर भी 4000 साल पुराना है और इसकी ताकत तो पूरी दुनिया जानती है। और बॉक्सिंग को एक मॉडर्न स्पोर्ट्स के रूप में देखा जाता है, क्योंकि बॉक्सिंग के लिए जो तेजी चाहिए शायद ही वो आपको कुंग फू से मिल पाए।
पाए और ये खेल रेत्सु का फ्यूचर तय करेगा। बाकी पूछता है रेत्सु का वेट कितना है, वो बताता है 160 किलो। और वो कब तक लड़ेगा, वो बताता है कि जब तक वो किसी से हार नहीं जाता। तो जिम में रेत्सु प्रैक्टिस कर रहा होता है और कोच उसे ग्लव्स पहनने को बोलता है प्रैक्टिस मैच के लिए। तो रेत्सु पूछता है किसके साथ, कोच चिल्लाते हुए बोलता है तुम एक स्टूडेंट हो तो बिना सवाल किए जो कहा जाता है चुपचाप करो। रेत्सु बोलता है ओके सर। तो कोच बोलता है मुझे ये करना तो नहीं था, लेकिन मुझे दिखाना था कि बॉक्सिंग भी किसी स्पोर्ट से कम नहीं है और ये तुम्हारे लिए एक अच्छा ओपोनेंट है। ये पहले मिलिट्री में था, अपने देश छोड़कर यहाँ आया है। ज्यादा लंबा होने के कारण ये जापान में डेब्यू नहीं कर पाया और ये परसों ही यहाँ आया है और ये हर चीज में तुमसे बेहतर है। एत्सु बोलता है मुझे इस हेड गियर की जरूरत नहीं है। कोच बोलता है मुझे पता था, लेकिन मैं अपनी जिम में किसी को मरने नहीं दे सकता। और वो बॉक्सर रेत्सु की तरफ आता है और रेत्सु सोचता है ये काफी अच्छा खिलाड़ी लगता है और इसकी बॉडी फ्रेम मुझसे काफी बड़ा है और इसका फुटवर्क भी काफी स्मूथ है और इसके हाथ मुझसे लंबे हैं बहुत ज्यादा। तभी वो रेत्सु को एक पंच मारता है और रेत्सु कोने में चला जाता है और सब देखते हैं कि क्या पंच मारा है। रेत्सु सोचता है बहुत अच्छे मेरे दोस्त, सब कुछ अच्छा है लेकिन इसकी पकड़ कमजोर है। बताते हैं कि नियम के अनुसार ग्लव्स पहनना जरूरी है ताकि सामने वाले को ज्यादा चोट ना लगे, और अगर कराटे या कुंफू से कंपेयर करें तो इनकी ग्रिप कमजोर होती है। और सी किंग रेत्सु जिसने पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल किया है, एक बार में ही अपने दुश्मन की कमजोरी समझ गया और जैसे ही वो दोबारा अटैक करता है तो रेत्सु अपना सिर आगे कर देता है और सिर की हड्डी सबसे मजबूत होती है और उस बॉक्सर की हाथ की हड्डियां टूट जाती हैं। तो अगले सीन में युजिरो बोलता है कि क्या बोल रहा था बाकी। कैप्टन बोलता है कि वो आपसे मिलना चाहता है। युजिरो पूछता है लेकिन क्यों मिलना चाहता है। कैप्टन बोलता है कि वो बहुत बदल गया है और अचानक वो युजिरो को गुस्सा आ जाता है और वो बॉक्सर रेत्सु से डर जाता है और कोच सोचता है कि इसने तो फिर से अपना स्टांस बदल लिया और रेत्सु आगे बढ़कर हाथ पर मारता है और उसकी हड्डी टूट जाती है। दूसरी तरफ युजिरो बहुत गुस्से में होता है और बोलता है उसके मुंह से ये बात कैसे निकली। कैप्टन बोलता है शांत हो जाओ, होटल का स्टाफ तुम्हें देखकर डर रहा है। युजिरो बोलता है कि मुझे पूरी बात बताओ। बाकी और कैप्टन बैठे होते हैं और कैप्टन बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता बाकी। वो बोलता है क्यों नहीं हो सकता, ऐसा क्या मांग लिया मैंने उनसे, एक उनका बेटा इतनी उम्मीद भी नहीं कर सकता। मैंने तो बस ये छोटी सी मांग की है कि मुझे उनके साथ खाना खाना है। कैप्टन बोलता है तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो कि ये नहीं हो सकता और इस बात को जरा तुम गौर से सोचो, तुम्हें क्या लगता है कि ये होना मुमकिन है। बाकी बोलता है हर बेटा ये चाहता है कि वो अपने डैड के साथ खाने पर बात करे और जरूरी नहीं जैसी सोच बाप की है वैसी बेटे की भी हो, लेकिन ये बात वो समझने को तैयार ही नहीं है। तो बाकी अपने डैड की नकल करने लगता है। तो कैप्टन बोलता है ये बाप और बेटे की बहस हर घर में होती है, लेकिन तुम्हारा बाप औरों जैसा नहीं है और वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हो। तो बाकी बोलता है कि चलो मान लेता हूँ मैं उनका नकारा बेटा हूँ, कभी न कभी उनको भी तो पहल करनी पड़ेगी। कैप्टन बोलता है तुम जानते नहीं हो कि तुम क्या बोलने जा रहे हो। तो युजिरो गुस्से में बोलता है वो चाहता है कि मैं खुद को गलत कहूँ। और युजिरो वहां से चला जाता है और सोचता है कि उसकी इतनी हिम्मत, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।